आज के तारीख में सरकारी नौकरी आपके हस्बैंड वाइफ से आपका ज़्यादा साथ देता है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ना, तो आपका लाइफ पार्टनर एक बार को आपका साथ छोड़ सकता है, पर सरकारी नौकरी कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। तो कोई चीज़ जब इतना आपको प्रोवाइड कर रहा है तो रिटर्न में कुछ तो मांगेगा, एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, पड़े रहते और सोचते सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। यार तुम याद करो, तुमने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सालों टाइम वेस्ट किया है और बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, 2-4 मंथ की लॉयल्टी भी नहीं मिलती है। तो फिर क्यों ना ये 3 महीने अपने आप के लिए टाइम दिया जाए, सरकारी नौकरी के लिए टाइम दिया जाए और एक बढ़िया जॉब लेके कैरियर सेटल किया जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं शुभम कुमार, मैं एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 15 होल्ड कर रहा हूं। और ये जो वीडियो है मेंस की स्ट्रेटेजी, ये वीडियो हर वीडियो से अलग होने वाला है। जो टीचर जो नॉर्मल बताते हैं कि कैसे मार्क्स इंक्रीज करना है, कैसे क्या पढ़ना है, उससे ये हट के वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। और जो तरीका मैंने फॉलो किया है अपने मेंस के दौरान, अपने डेली रूटीन, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। आपका एस्पिरेंट का डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, इस पे मैंने डिस्कस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा। ठीक, डाउट होता है लोगों को कोर्स परचेज से लेके कि कोर्स परचेज करना है, सेल्फ स्टडी करना है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। टाइम मैनेजमेंट किस ढंग से करना है, ठीक, मॉक स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और प्रॉपर वे टू हैंडल ऑल सब्जेक्ट्स। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, मात्र 2.5 महीने से 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो सब चीज़ कैसे मैनेज किया जाए, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो मेन रूप से व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आपको आपके जो 75 डे का पैटर्न है, ये जो आपके नेक्स्ट 2.5 मंथ है, ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम है। ये 2.5 मंथ आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर कि आप इंस्पेक्टर बनेंगे, एएसओ बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है और मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखता था, ये बता रहा हूँ। आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ज़रूर साबित होगा। मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुआ, आपके लिए भी साबित होगा। सबसे पहले पॉइंट पे इस 75 डेज के प्लान में मैंने हेल्थ को रखा है। हेल्थ को किस लिए रखा है? क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास 75 दिन का टाइम है, इस पे आप 15 से 20 दिन बीमार पड़ जाते हैं या किसी भी कारण से आपका स्टडी यहाँ पे हैम्पर हो जाता है, तो क्या आप इसको मैनेज कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि 15 से 20 जो कैंडिडेट 2-3 सालों से कर रहा होगा तैयारी, वो एक बार को कर भी ले। जो नया कैंडिडेट है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि 15-20 दिन खराब होने के बाद आप 1 महीना बैक हो जाते हैं अपनी तैयारी में। तो आपका 75 डेज में 40-45 डेज तो ऐसे ही चला गया। तो इसलिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आप अपने डाइट का खास ख्याल रखें, आप अपना नींद कंप्लीट लें, आप अपना नींद कंप्लीट लें और छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे जिम वाले लोग हैं, वो अगर जाके जोश जोश में ज़्यादा वेट लिफ्ट कर दिया, ज़्यादा 120 केजी आप उठा रहे थे, 150 केजी आज उठा लिया, इंजरी हो गए, आप 15 दिन हॉस्पिटल में। तो हर चीज़ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी लागू होता है। हर वो चीज़ जो आपको आपके हेल्थ को हैम्पर कर सकता है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा केयरफुल रहें। एकदम सब कुछ छोड़ के घर में तो नहीं बैठ जाना है, पर थोड़ा केयरफुल रहें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, हमेशा मेंस जो है इसी टाइम में नवंबर दिसंबर में होता है, जो कि फेस्टिवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपका दिवाली, दशहरा, छठ सब आता है और आपका वेडिंग सीजन भी आता है। आपको करना क्या है, आप दो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप एक तो क्या कीजिए कि फुल एंजॉय कीजिए और आप अपना मेंस त्याग दीजिए। नहीं तो दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप फेस्टिवल, ठीक है, सेलिब्रेट घर में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कम सेलिब्रेट कर लीजिए। जैसे दिवाली है, तो दिवाली में 3-4 दिन का टाइम पीरियड जाता है। अब उस दिवाली में आप क्या करें कि रात में सेलिब्रेट कर लें, फिर सो लें, पूरा रात नहीं जागना है, और उसके बाद सुबह उठ के पढ़ लें। या फिर आप जिस ढंग से मैनेज कर सके फेस्टिवल को थोड़ा सा कम सेलिब्रेट कीजिए। पूरा एकदम तो नहीं छोड़ा जा सकता है, वो पॉसिबल भी नहीं है। आपके घर में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। पर थोड़ा सा केयर करके आप फेस्टिवल वाले दिन भी अगर जो पढ़ सकते हैं,
4 घंटे से 6 घंटे आप टाइम निकाल सकते हैं, जो कि निकालना बहुत ईजी है। एक शिफ्ट में तो 4 घंटा से 6 घंटा या 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में करके 2-2 घंटे करके 6 घंटा ईजिली चुराया जा सकता है। उस सिचुएशन में आप ये 6 घंटा सिचुएशन चुराइए, उस सिचुएशन में साइड रूम में अपना रूम लॉक करके बैठ रहिए और पढ़िए, आपको कोई मना नहीं करेगा। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। वो आपकी मर्जी होती है कि आप दिन भर लगे रहते हैं एंजॉय करने में, तो अगर जॉब लेना है तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक। मैं तो इसी ढंग से करता था। तीसरा चीज़ क्या है, मैंने इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखा है, बी सेल्फिश, लर्न टू से नो। लोगों की मतलब क्वालिटी होती है कि लोग बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत उदार होते हैं, उनको कोई भी काम दे दिया जाए, फैमिली वाले दे दे, पड़ोसी दे दे कि भाई ये काम है, अब उसमें 2 दिन 4 दिन लग रहा है, पर आपको पता है कि ये मेरे पढ़ाई के लिए नुकसान है, पर आप उसको ना नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक। बस 3 महीने की बात है भाई, ना बोल लो। दूसरा चीज़ एग्रेसिव, ये आजकल के लड़कों में बहुत ज़्यादा है कि कहीं किसी दोस्त की लड़ाई हो गई, आपको बुला लिया, आप वहाँ पिट के आ गए और आपका 10-15 दिन बेकार हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। आपको जहाँ भी लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरा 4-5 दिन समय बर्बाद हो जाएगा, 1-आध घंटे का काम है किसी का, ठीक है, कर देने में क्या जाता है, इतना भी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहिए। तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं कि देख भाई मेरा मेंस का एग्ज़ाम है, या फैमिली मेम्बर है, फादर ही कोई काम पकड़ा रहे हैं, तो आप उनको पोलाइटली मना कर सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम है, ये 10 दिन के लफड़े में मैं तो अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो मैं अपना पढ़ाई करूँगा। 3 महीने बाद कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको 2-3 महीने अवॉइड नहीं किया जा सकता है। एकदम इम्पॉर्टेंट मैटर ही हो गया जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो फिर आप उसको तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। आप ये 3 महीने के लिए सेल्फिश हो जाइए, खुदगर्ज हो जाइए, अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान कीजिए। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि 3 महीने बाद मेंस क्लियर करना है, ठीक। बाकी आपका जो भी क्वालिटी है, उदारता वाला या आपका गुस्से वाला या कोई भी ऐसा स्वभाव जो आपको हैम्पर कर रहा है, आप उसको 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको आराम दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, स्ट्रेटेजी की बात होती है। लोग क्या करते हैं कि हर रोज़ नया नया स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चेंज योर स्ट्रेटेजी डेली। आप डेली कभी लगता है कि ये करना चाहिए तो ये भी कर लिया, वो करना चाहिए तो ये वो भी कर लिया, ठीक। और बाद में पता चलता है कि ना ये हुआ ना वो हुआ, ठीक। तो आप अपने पढ़ाई को जानते हैं, आप प्री का एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपको पता है कि मैथ्स में कितना टाइम देना है, मैथ्स वीक है या नहीं, इंग्लिश में कितना टाइम देना है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे ज़्यादा टाइम पड़ता है, किस पे कम टाइम पड़ता है, आपको कितने मॉक्स देने हैं, सब एक बार रफ में बैठिए, आप अपनी प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग पे आपको 75 डे स्टिक रहना है, ना कि उस प्लानिंग को बार बार चेंज करना है। और देखिए दूसरा चीज़ मैंने इसमें डाला है मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी। मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप डेली रूटीन बनाते हैं, उसमें कोई लिख देता है कि 12 घंटा पढ़ लेंगे और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। आप अपना कैपेसिटी जानते हैं कि आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 6 घंटे पढ़ सकते हैं, 7 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप उसी ढंग से स्ट्रेटेजी बना पाइए जितना आपसे हो पाता है। उसको थोड़ा सा लिमिट पुश कीजिए, अच्छी बात है, पर आप अगर जो 5 घंटा आपसे हो रहा है डेली का, 5 घंटे आप स्ट्रेटेजी बना दिए 10 घंटे का, तो आपका स्ट्रेटेजी किसी काम का नहीं है। तो एक मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी बनाइए। आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाइए कि ये मेरे से हो सकता है, उसको थोड़ा सा लेनियंट रखिए स्ट्रेटेजी को। क्योंकि मान लीजिए आपने 15 दिन की तैयारी करी, उसके बाद फिर कुछ समझ में आया कि अरे नहीं, मेरा मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा छूट रहा है, तो आप कहीं से और से थोड़ा सा टाइम कट करके आप मैथ्स को थोड़ा इंक्लूड कर दीजिए मैथ्स वाले सेक्शन में। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल स्ट्रेटेजी का मतलब यही हुआ कि मीनिंगफुल मतलब आप एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाइए जिसका कुछ मतलब निकले। ऐसे ही कुछ भी कि ख्वाब देख लिया कि मैं 15 घंटे पढ़ लूँगा, भाई आपके इस बॉडी की कैपेसिटी होती है जो आपको भी पता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना आपका एब्जॉर्ब होता है, उसी ढंग से स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। फिर देखिए एक बहुत बड़ा विवाद है कोर्स परचेज का और सेल्फ स्टडी का। बिलीव में, अगर जो आप कोर्स परचेज करेंगे, एक कोई भी टीचर जो है 2 महीने में, कोई भी जैसे मैथ्स का टीचर है तो सिर्फ मैथ्स 2 महीने में कंप्लीट करवाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर वो 2 महीने में कंप्लीट करवा देता है और आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सिर्फ मैथ्स ही मैथ कर पाएंगे, बाकी के 4-5 सब्जेक्ट कहाँ गए।
तो कोर्स परचेज में बहुत टाइम जाता है आपका। 1.5 घंटे का अगर जो एक टीचर कोई 1.5 आवर का वीडियो रोज़ दे रहा है, इस वीडियो को कंप्लीट करने में ही आपको 3 to 4 आवर जाते हैं। अब 3 to 4 आवर अगर जो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कहाँ मैनेज होगा, पॉसिबल नहीं है। आपका कोर्स परचेज पे ध्यान ना करें, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। हाँ, कोई अगर जो टॉपिक आपका मान लीजिए मैथ में कुछ टॉपिक, क्योंकि आप प्री दे के आए हैं, आपका एक अच्छा लेवल सेट है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तभी आपका प्री क्वालिफाई हुआ है, तो आपको कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक वीक है आप उसको कहीं यूट्यूब से पढ़ लें, जो आपके पुराने लेक्चर्स हैं उससे पढ़ लें, पुराने नोट्स से पढ़ लें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा चीज़, लोग नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, पूरा एकदम बल्कि नोट बनाया, एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर जाके पूरा उसको रिवाइज कर रहे हैं। होगा क्या, आपका नोट्स बनाने में टाइम जाता है और वो प्रॉपर रिवाइज नहीं हो पाता है। आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम 5 से 10 पेज का, मतलब इतना होना चाहिए कि आप इसको 1 से 2 घंटे में क्विकली रिवाइज कर सकें। एकदम क्विक नोट्स होना चाहिए। तो इस मतलब आप हर चीज़ लिखेंगे नोट्स में तो पॉसिबल नहीं है। आप क्विक नोट बनाइए, जो टॉपिक में आप फंस रहे हैं, टॉपिक में नहीं, जिस क्वेश्चन में, जिस टाइप में, जो वर्ड मीनिंग आपका फंस रहा है, या कुछ ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि ये इसमें मैं बार बार फंस जाता हूँ, आपको सिर्फ वही चीज़ इसमें नोट करना है। कुछ है, अब हर चीज़ आप लिखने बैठेंगे तो वो नहीं होगा। मान लीजिए आपका मैथ्स कोई टाइप नहीं बनता है, आप उसको इस 75 दिन में 4 से 5 बार बनाएंगे, आपका वो क्लियर हो जाएगा। पर अगर सब चीज़ को आप नोट में लिखने बैठेंगे ना, तो नोट्स लिखने में बहुत टाइम जाता है और उसका कोई बाद में फिर सेंस नहीं बचता है। ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैंने कर रखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ मैंने अगला पॉइंट में ऐड किया है मोर एंड मोर प्रैक्टिस या एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एसएससी एक एग्ज़ाम जो है, जो न यूपीएससी लेवल का नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आपके लिए लग रहा होगा कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम, पर बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। आप सोचिए कि अगर आपको 2 घंटे की जगह पे टाइम ज़्यादा होता, क्या कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है मैथ रीजनिंग का? पर चूंकि टाइम नहीं होता है इसलिए लोगों से छूटते हैं। अगर 2 घंटे की जगह 4 घंटे दिया जाए, सब कोई, हर कोई जो तैयारी कर रहा है 95% क्वेश्चन सोल्व करके आएगा, ठीक। तो आपको न्यू थिंग एक्सप्लोर नहीं करने हैं। आप उस चक्कर में फंसेंगे कि अब इस टीचर का पढ़ लिए, अब उस टीचर का भी पढ़ लेते हैं, ये बुक से बना लिए, वो बुक से भी बना लेते हैं। अब 3-4 बुक लेके बैठे पढ़ने, होगा क्या? ना ये बुक कंप्लीट हुआ, ना वो बुक कंप्लीट हुआ, ना वो कंप्लीट हुआ, ना उस टीचर का आपने पूरा पढ़ा, ना उस टीचर का आपने पूरा पढ़ा। जबकि एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट हर जगह सेम है, आप किसी से भी पढ़ते हैं 80-90% वही पढ़ाया जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आप उसमें फंसे रह जाएंगे। आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपने कोई भी क्लास नोट्स है, आपने जो भी रेफ़र किया है प्री के टाइम पे, या जो भी रेफ़र करना चाहते हैं किसी भी टीचर, एक टीचर का, आप उसको 10 बार सोल्व कीजिए। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। 10 बार 15 बार आप जितना बार कर सकते हैं, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम कम होगा और एग्ज़ाम में जल्दी सोल्व होंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा। और आप एक ही तरीके को 50, एक ही क्वेश्चन को 50 तरीके से बनाना आएगा तो कोई भी तरीका वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। पर एक ही क्वेश्चन एक तरीके से आपने 50 बार बना रखे हैं तो वो अप्लाई होता है वहाँ मेंस में, क्योंकि उसी की ज़रूरत है। एसएससी वैसा दिमाग वाला, बहुत दिमाग लगाने वाला एग्ज़ाम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है, और प्रैक्टिस आपने कर रखी है। और अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे आप फंसेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिक टू प्रीवियस ईयर्स मॉक्स। देखिए, आपको मार्केट में बहुत प्रकार के मॉक मिलेंगे, सब अपना पैसा बनाने के लिए बैठा हुआ है, स्टूडेंट के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक। तो आपको नए नए मॉक्स पे ध्यान नहीं देना है। आपका 90% रिपीट होता है प्रीवियस मॉक से, तो आपको मोस्टली जो फोकस करना है प्रीवियस ईयर मॉक्स पे फोकस करना है। और इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपका ओरिजिनल लेवल शो करेगा कि आप किस लेवल पे हैं। आपको मार्क्स इसी से कंपेयर करने हैं। सिर्फ एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि एसएससी ट्यूब का जो वीकली आता है एक मॉक, आप उसको दे लिया कीजिए। होगा क्या कि उसको बहुत लोग पार्टिसिपेट होते हैं उसमें, तो
उसमें क्या होता है कि बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें एक लेवल पता लगता है, आपको ऑल इंडिया रैंक पता लगता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। उसके अलावा आप अपने प्रीवियस ईयर मॉक्स पे ही फोकस रहें, नया नया मॉक्स ना लगाएं। आप प्रीवियस ईयर मॉक्स को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार लगा सकते हैं वही आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने भी हमेशा प्रीवियस ईयर पे ही ध्यान दिया है, नया कुछ नहीं ध्यान दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है फिक्स टारगेट स्टडी। फिक्स टारगेट स्टडी मतलब आप पहले ही से फोकस कर लेते हैं कि 320 लाना है, 340 लाना है, और आपका अगर इतना तक पहुंच गया आप रुक जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं है। पेपर इजी आएगा तो ये आपका 350 भी मेरिट जा सकता है, पेपर हार्ड आया तो ये 280 290 भी मेरिट जा सकता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उतना ही रहना है। तो आप अपने पेपर में पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अचीवमेंट करने का प्रयास करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अपने अंदर एक हंगर रखें, अपने 3 महीने तक आप में ये हंगर होना चाहिए कि जितना आ जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा आपका रैंक उतना अच्छा होगा और आपकी मनपसंद प्लेस ऑफ पोस्टिंग और मनपसंद पोस्ट भी मिलेगी। तो रैंक इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप किस कम में सेटिस्फाई ना हो जाए, आप मैक्सिमम अचीव करने का प्रयास करें। ठीक है, हमारा ये वीडियो आज डेली रूटीन से रिलेटेड था कि आपको इन 3 महीनों में क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो। और किसी स्पेशल चीज़ की डिमांड है कि मैथ्स में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, उस चीज़ का भी अगर मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।